वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 3 करने वाले हैं कोऑपरेटिव्स का। इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज शुरू करते हैं कोऑपरेटिव लेजिस्लेशंस इन इंडिया। ओके, ये थोड़ा सा बोरिंग रहने वाला है क्योंकि दीज आर लेजिस्लेशंस क्या क्या आए। इसमें से कुछ जो है लेजिस्लेशन वो हमने जो है हमारा लेसन सेकंड में ही पढ़े थे, लेकिन ये 3 है तो हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि और क्या क्या लेजिस्लेशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला जो आपको लेजिस्लेशन पढ़ना है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। वहाँ पे भी मैंने ये एक्ट के बारे में आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता था कि मैं एक लेसन बनाऊँ लेजिस्लेशंस का जो प्योरली लेजिस्लेशंस पे हो और कोई एम्बिग्यूटी आपको ना रह जाए कि हमने लेजिस्लेशन पढ़ा नहीं है। तो जो मेन लेजिस्लेशंस हैं कोऑपरेटिव्स की जो इंडिया में हुई हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताऊँगा, थोड़ा सा डिटेल में है। और मैंने यहाँ पे वही पॉइंट्स किए हैं कवर जो आपके लिए बेटर है और जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। आपने याद रखना है कि 10 पर्सन्स लिविंग इन द सेम एरिया कुड फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपको याद रखना है। सेकंड, आपको याद रखना है कि चीफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी, यहाँ पे आपको 10 नंबर याद रखना। चीफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी वुड बी रेज्ड फंड्स बाय डिपॉजिट्स। देखो ये इसमें उन्होंने बोला था कि डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज लोन्स फ्रॉम नॉन मेंबर गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट से या फिर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस फंड एज लोन टू द मेंबर्स। इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट में ये बोला गया कि जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव के वो अपना पैसा पूल करें या वो गवर्नमेंट का पैसा ले आए, या फिर जो वो अदर कोऑपरेटिव्स हैं अगर कोई कोऑपरेटिव्स कोई हैं तो वहाँ से वो पैसा फंड कर सकते हैं। ये जो पैसा होगा ये पैसा वो अपने मेंबर्स के लिए कि वेलफेयर के लिए या उसके इकोनॉमिक कॉज के लिए या उसके कोई उसको दुकान खोलनी है, कुछ भी वैसा करना है, दैट दे कैन यूज़ इन एग्रीकल्चर। मेनली जो हमारे इंडिया में था वो एग्रीकल्चर का ही था, तो उसमें यूज़ वो कर सकता है। ठीक है, ये था सारा। अगर हम चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रूरल सोसाइटीज वर टू बी एग्रीकल्चरिस्ट। ये इसमें लिखा गया कि रूरल सोसाइटीज जो होंगी 5 में से 4 जो बंदे होंगे, अगर 5 बंदों की कोई है सोसाइटी तो 4 बंदे जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। बात करते हैं दूसरे एक्ट की, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये आपने पहले भी पढ़ा है मैंने। इसमें क्या लिखा था कि 1/4 ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स जो होंगे टू द रिजर्व फंड, वो एक रिजर्व फंड में चला जाएगा, और 10% जो होगा बैलेंस का कुड बी स्पेंट ऑन द चैरिटेबल पर्पस। उन्होंने बोला कि अगर आपकी प्रॉफिट्स 100 रुपीज़ है, इस 100 रुपीज़ में 1/4 जो है मतलब कि ₹25 वो आपके जाएंगे किसमें, रिजर्व फंड में। ओके, और जो बैलेंस बच गया 75 रुपीज़, ₹75 जो ये बैलेंस बच गया, इसका 10% आप चैरिटी दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये मे और मे नॉट है, इट्स नॉट मस्ट, लेकिन दिस इज मस्ट। रिजर्व फंड आपको मेंटेन करना ही है। और अगर किसी सोसाइटी का अगर किसी सोसाइटी का जो क्या बोलते हैं उसको, टर्नओवर या प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ है। टर्नओवर और ना प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट की, अगर 1000 करोड़ प्रॉफिट है तो उसमें से 1/4 जो है वो रिजर्व फंड में चला जाएगा, आपको याद रखना है। दूसरा ये एक्ट क्या बोलता था कि लोकल गवर्नमेंट्स वर परमिटेड टू यूज देयर डिस्क्रिशन इन मेकिंग रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द सोसाइटीज। अगर कोई सोसाइटी रूरल एरिया में है तो वो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स है, मतलब पंचायत वगैरह जो है, वो अपने लॉज वहाँ के लिए खुद बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिव्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट। लेट अस सपोज अगर किसी भी सोसाइटी का कोई कुछ फ्रॉड पकड़ा जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ उनकी सामने आती है जो इलीगल है, उस केस में जो उनके शेयर कैपिटल्स के शेयर होंगे वो अटैच नहीं किए जाएंगे। ओके, सो दिस इज अनदर
जो एक्ट का एक पार्ट है। उसके बाद यार ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप, डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 और एक्ट ऑफ 1912, उसमें क्या डिफरेंस है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, ये आप पढ़ लो। ओके, तो ये स्लाइड्स में ही है, आप इसको पढ़ लो कि कौन सी जो है सोसाइटी वो कहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ से इससे आपको एक तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता चल जाएगा, और सेकंड जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें एलिमिनेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो आपने पढ़ा है दैट इज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं क्योंकि ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट। तो मल्टी स्टेट का मतलब ही यही है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी स्टेट में भी अपना बिजनेस या इकोनॉमिक या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ एस्टेब्लिश करती है तो ये एक्ट उस पर लागू होगा। इट ऑल्सो सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव इन मोर देन वन स्टेट। अगर एक स्टेट से ज़्यादा जो आपकी है सोसाइटी है उनके जो मेंबर्स होंगे ये उनके इंटरेस्ट में भी काम करेंगे। देखो एक्ट का फ़ायदा ये है कि जब कोई भी कोऑपरेटिव जब वो किसी और स्टेट में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करती है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अपना काम करना है। एप्लीकेबल टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, याद रखना है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैविंग एरिया ऑफ ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट। ये सभी कोऑपरेटिव्स पे लागू होता है, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो नॉन क्रेडिट हो। उसके बाद एक एक्ट आता है मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1991। इसको हम एक और नाम से जानते हैं ब्रह्म प्रकाश कमेटी मॉडल। इसके फीचर्स क्या थे? कोऑपरेटिव्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन एक्सप्लिसिटली, देखो ये वर्ड्स जो है ना ये आपको याद रखनी है, दिस आर फैक्ट्स, एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट। कोऑपरेटिव्स और किस प्रिंसिपल्स पे वो काम करेगा इस एक्ट ने उनको बड़ा एक्सप्लिसिटली का मतलब है उनको पूरा लिख के बताया इन द रिटन फॉर्म। ओके, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट विद इन विच द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन ऑन रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन को लेके देयर इज अ टाइम फ्रेम in which registrar has to take a decision. The rule making power vested with the government has been taken away from the government and given to the concerned societies by allowing freedom to frame rules. गवर्नमेंट के पास जो पावर थी कि आप रूल बनाएंगे ना कोऑपरेटिव्स के लिए, वो उनसे ले ली गई, और ये पावर किसको दी गई? सोसाइटी को इटसेल्फ, ताकि वो अपने रूल्स खुद बनाए। इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड कम्प्लीटली। पहले क्या होता था, इससे पहले कि कोऑपरेटिव्स में गवर्नमेंट के शेयर्स भी होते थे, लेकिन ये एक्ट ने उसको प्रोहिबिट किया कि गवर्नमेंट की साइड से इक्विटी नहीं होनी चाहिए। देन देयर इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984। उसके बाद कब आता है? 2002। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये एक्ट का नाम बताओ, ये 4 एक्ट्स लिख देंगे, 2002 में कौन सा एक्ट आया? टू फैसिलिटेट द वॉलंटरली फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो आपने याद रखना है वॉलंटरली फॉर्मेशन, वॉलंटरली आप इसमें काम कर सकते हो, डेमोक्रेटिक फंक्शन, चलो ये तो एक कोऑपरेटिव्स का हिस्सा है। एज पीपल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड, मैंने आपको पहले ही समझाया। टू एनेबल देम टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट, इसमें ऐसे रूल्स आएंगे जिससे इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के तरफ आप एक जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको लेके जा सकते हो। टू प्रोवाइड फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू द कोऑपरेटिव, सो इसने उस लाइन में भी काम किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है विद्यानाथम कमेटी रिपोर्ट 2005। इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया कि हमें एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए ऑन द रिवाइवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने आपसे इससे पहले भी बात की थी कि वहाँ पे एक रिवाइवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव्स के बारे में बात की गई है। देखो, द रिवाइवल पैकेज फॉर सीसीएस का मतलब है कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, एंटेल्स असिस्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उनको क्या बोला गया कि हमें जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी रूरल में क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़, गवर्नमेंट की साइड से उनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। रिलीज ऑफ फंड्स विल बी लिंक टू द प्रोग्रेस। उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी भी सोसाइटी को कोई फंड दे रही है गवर्नमेंट तो वो उसकी प्रोग्रेस के साथ अटैच होना चाहिए।
ये तो बात होगी दोस्तों लेजिस्लेशंस की। अब हम मुझे ये टॉपिक एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं था सिलेबस में, लेकिन मुझे लगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आए कोऑपरेटिव्स और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है वो मोस्टली जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो उसमें एलिमिनेशन का मेथड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बेसिक्स थोड़ा पता होगा तो आप एलिमिनेट अच्छे से कर पाओगे। सो देखो, डिफरेंसेस जो है और सिमिलैरिटीज़, मैंने वो चीज़ें की हैं कवर जो इम्पोर्टेंट हैं। नॉर्मल चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पे कोऑपरेटिव मतलब कॉर्पोरेशंस वर्सेस कैपिटलिज्म किया है। तो आपको पता है कैपिटलिज्म इज़ प्रॉफिट बेस्ड और कॉर्पोरेशन इज़ वेलफेयर बेस्ड, तो ये इनमें डिफरेंस है, आपको पता है। लेकिन यहाँ जो मैंने चीज़ कवर की है दैट इज़ द सिमिलैरिटी, जो आपको थोड़ा कम मिलेगी, आपको ढूंढना ज़्यादा पड़ेगी, तो वो चीज़ मैंने यहाँ कवर किया है। डिफरेंस मैंने इसका यहाँ पे कवर नहीं किया है, वो आप खुद ही कर लें, वो ईजी है और आपको मैंने समझा दिया। ये वेलफेयर मोटिव से चलती है, ये प्रॉफिट मोटिव से चलती है। यहाँ पे ग्रुप होता है पूरा, यहाँ पे इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो ऐसे और भी डिफरेंसेस हैं, वो आप देख सकते हैं। कॉमन पॉइंट्स क्या हैं इन दोनों में? बोथ बोथ आर एम्फेसिस टू कैपिटल। दोनों का एम्फेसिस जो होता है वो कैपिटल ग्रोथ में होता है कि हमें कैपिटल बढ़ानी है। ओके, दोनों जो है वो लेबर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लो कास्ट पे यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही चाहते हैं कि हम लेबर करें वो हम लो कास्ट पे करें। Both employ executives to manage the organizations and pay them as well. Both ऐसा करते हैं। Both depend on business efficiency। अब क्यों? देखो, यहाँ पे ग्रुप है लेकिन वही पूल कर रहा है, वही काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी तो वो बढ़ाएगा ही। सेम इज विद कैपिटलिज्म, वहाँ पे फायदा तो एक इंडिविजुअल को हो रहा है लेकिन उसका काम क्या रहेगा? बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाना। और दे आर नॉट फेवरिंग स्टेट इंटरफेरेंसेज इन इट्स अफेयर। कोऑपरेटिव्स में एक ग्रुप काम करता है, कैपिटलिज्म में एक इंडिविजुअल काम करता है। उसकी अपनी पूरी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे प्रॉफिट एक इंडिविजुअल लेता है और वो स्टेट को फेवर नहीं करते क्योंकि उनका बेसिक मोटिव खुद की वेलफेयर होता है और उसका जो कैपिटलिस्ट है उसका प्रॉफिट मोटिव होता है। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव्स और सोशलिज्म। तो यहाँ पे आपको समझना है इनमें सिमिलैरिटी क्या है। दोनों जो है वो सोसाइटी जो है हमारी उसके गुडविल में काम करते हैं। ठीक है, सोशलिज्म भी यही बोलता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं दे आर ओन्ड बाय सोसाइटी, और कोऑपरेटिव्स में भी जो लोग कॉपरेशंस बनाते हैं वो अपने ही रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं एफिशिएंटली। तो यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट्स तो इनके पता हैं, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे आप फंस जाओगे। कैपिटलिज्म के साथ आप कॉमन पॉइंट्स में फंस जाओगे कि सिमिलैरिटी क्या है, लेकिन जब आप कोऑपरेटिव और सोशलिज्म में आओगे तो आप डिफरेंसेस में फंस जाओगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस, इसको आप पढ़ लें क्योंकि मैंने इसको पूरा ही स्लाइड में डाल दिया क्योंकि मुझे लगा ये आपको थोड़ा आसानी रहेगी पढ़ने में। आप इसको थोड़ा सा पॉज कर लें स्क्रीन को और आप एक बार पढ़ लें कि डिफरेंस कहाँ है, सिस्टम में डिफरेंस है। ठीक है, वो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे उन लोगों का सिस्टम है जो कंपैटिबल हैं आपस में। तो ये आपको एक डिफरेंस याद होना चाहिए। उसका टाइप ऑफ रेमेडी, ये पॉलिटिकल रेमेडी है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, इट्स अ नॉन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे ही सुप्रीमेसी में कौन है, यहाँ पे स्टेट होती है सुप्रीम, यहाँ पे इंडिविजुअल इज सुप्रीम। कैपिटल में इट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अकोमोडेशन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे क्या है, इट डिस्करेज, यहाँ पे ये बात करता है कि कैपिटल होनी चाहिए एंड ऑल दैट। आप इसको पॉज करें और पढ़ लें। उसके बाद है कॉर्पोरेशंस वर्सेस कम्युनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हम पढ़ लें। ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू वर्क इन कॉन्सेंस विद डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वॉलंटरिज्म यहाँ पे होता है। यहाँ पे इज बिल्ड अपॉन द एलिमेंट ऑफ फोर्स एंड कंपल्शन, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वॉलंटरली है, यहाँ पे फोर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, वेल्थ और सरेंडर करो उसको, वर्किंग क्लास को। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएडवांटेज क्लास। डिसएडवांटेज के लिए इनका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रोल होता है। इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म which believes in attaining its aims by revolutionary means so that it may achieve quick results। यहाँ पे अगर कोई डिसएडवांटेज है उसके लिए इकोनॉमिकली कुछ भी करना है तो यहाँ पे एक सेट प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे फोर्स का यूज़ किया जाता है। operate in all places under any system and initiate changes within the system।
It is an ideology which reacts when the suffering of the majority becomes intolerable. देखो कोऑपरेटिव जो है ये ऑपरेट करती है, कोई भी सिस्टम होगा, सोशलिज्म होगा, कम्युनिज्म होगा, कैपिटलिज्म होगा, डेमोक्रेसी होगी, कोई भी सिस्टम हो, वहाँ पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं, उसको हम चला भी सकते हैं एंड इनिशिएट द चेंजेस विद इन द सिस्टम. ओके, विद इन द सिस्टम में ये चेंजेस को इनिशिएट करता है. यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है विच रिएक्ट, ये रिएक्ट कब करती है, व्हेन सफरिंग्स ऑफ द मेजॉरिटी बिकम्स इनटॉलरेबल. कम्युनिज्म सिर्फ वहीं और वहीं पे आता है. सो बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बात बताऊं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो ये कॉपरेशन जो है ये जाता है टुवर्ड्स यूनिटी और ये भी टुवर्ड्स यूनिटी जाता है लेकिन विद फोर्स. ओके, यहाँ पे यूनिटी वॉलेंटरली. ओके, समझ आ गया. तो ये डिफरेंस है बेसिक. सो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा. सो डू शेयर एंड डू लाइक आवर वीडियोज़. अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तब भी कमेंट करें. सो थैंक यू सो मच गाइस. You color my life, you break the line, I'm falling for you.